Hello everyone, welcome to our education tutorials. I am your educator सुनीता। तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री की क्लास में। तो आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वह वैसे तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी अपना कॉलेज में हैं और जो टीजीटी पीजीटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को पूरा सुने, ध्यान से देखें और आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो आज मैं अपने इस लेक्चर में कराने जा रही हूँ दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी दिल्ली के केंद्रीय प्रशासन के बारे में, प्रांतीय, जिला व ग्रामीण प्रशासन के बारे में आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर। तो दिल्ली के मुसलमानों या सुल्तानों ने भारत में जो शासन प्रणाली स्थापित की थी वह अरबी तथा फारसी शासन पद्धति पर आधारित थी, क्योंकि एक राजा होता है और उसका शासन उस दृष्टि से बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तो इन सुल्तानों ने क्या किया, अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो दिल्ली के सुल्तान अपनी सहायता के लिए एक शक्तिशाली मंत्री परिषद का गठन करते थे, जिसे मजलिस ए खलबत अथवा मंत्री परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलबत। ये मंत्री परिषद के सदस्य अपने अपने विभागों की देखभाल पूरी योग्यता एवं ईमानदारी से करते थे। तो चलिए पढ़ते हैं उनके पदों व कार्यों के बारे में। पहला जो पद था वह था नायब सुल्तान के नाम से। यह एक शक्तिशाली अधिकारी होता था जो सुल्तान के नाम पर उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। और इस नायब सुल्तान को कब नियुक्त किया जाता था? तो आमतौर पर जो सुल्तान दुर्बल, अयोग्य व किशोर होता था उसे किसी एक कुशल या प्रभावशाली अमीर की आवश्यकता पड़ती थी, तो उनके स्थान पर ऐसे नायब सुल्तानों को नियुक्त किया जाता था। और इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता था? इन्हें नायब उल मुल्क, नायब मुमलिकत या मलिक आदि के नाम से पुकारा या जाना जाता था। नायब सुल्तान के बाद आता है वजीर का पद। तो केंद्रीय प्रशासन के प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था और इसके विभाग को दीवाने आजम के नाम से जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, इनके नाम और विभाग के नाम दोनों आपको याद रखने हैं, खासकर एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो मंत्रियों में, और ये वजीर का क्या होता था, मंत्रियों में इसका स्थान सबसे ऊपर होता था। नेक्स्ट जो विभाग है वह है आरिज़े मुमालिक। और आरिज़े मुमालिक क्या होता था? यह सेना का मंत्री होता था। इसके विभाग को क्या कहते थे? दीवाने अर्ज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक माइंड में ट्रिक क्लिक करवा दे रही हूँ, वैसे ट्रिक जैसी समझ लेना। जैसे आरिज, तो इसके विभाग का नाम क्या है? दीवाने अर्ज। तो आप इन दोनों को मैच करके या एक दूसरे से रिलेट करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। तो इसका क्या काम होता था? इसका काम होता था सेना की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, वेतन देना, समय समय पर सेना को परेड के लिए सुल्तान के सामने पेश करना तथा युद्ध में सेना के साथ युद्ध के मैदान में उपस्थित होना आरिज़े मुमालिक का काम होता था। नेक्स्ट पद आता है दीवाने इंशा। और यह किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो यह होता था आलेख विभाग का, यानी लेखे जोखे विभाग का अध्यक्ष होता था दीवाने इंशा। इसे दीवाने खास या अमीर मुंशी भी कहा जाता था। यह सुल्तान के फरमानों को जारी करता और सरकारी पत्र व्यवहार की देखभाल करता था। नेक्स्ट है दीवाने रसालत। यह विदेशी विभाग का मंत्री होता था और इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? राज्य में विदेशियों की देखभाल करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना, और यदि किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति को उसके परिवार तक पहुंचाना तथा विदेशों में अपने देश का नेतृत्व करना दीवाने रसालत का काम होता था। नेक्स्ट नंबर आता है सद्र उस सुदूर। और यह किस विभाग का अध्यक्ष था? यह धर्म विभाग का अध्यक्ष होता था सद्र उस सुदूर। इसका कार्य इस्लाम की रक्षा करना, मस्जिद, मकबरों, खानकाओं और मकतबों के निर्माण के लिए धन देना। और ये विभाग था, इस विभाग के पास क्या होता था? दान विभाग भी होता था। इस विभाग को दान बहुत अधिक मिलता था और यह उस दान का क्या करता था? मस्जिदों पे, मकबरों पे, खानकाओं पे, इन सब पर खर्च करता था।
नेक्स्ट विभाग आता है काजी उल कुजात। यह क्या था? यह न्याय विभाग का अधिकारी होता था। यह केंद्र व प्रांतों से आए अपील संबंधी मुकदमों का निर्णय लेता था व सुनाता था। नेक्स्ट है हमारा बारिद मुमालिक। यह गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। शासन पर इसका काफी प्रभाव होता था क्योंकि यह राज्य की प्रत्येक खबर को सुल्तान को लाकर देता था और यह इसका कार्य था कि राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी पूरी जानकारी ये बारिद मुमालिक रखता था और पल पल प्रत्येक पल की खबर सुल्तान को देता रहता था। नेक्स्ट विभाग है हमारा अमीर कोही। यह अधिकारी कृषि विभाग का अधिकारी होता था और कृषि विभाग की देखभाल करना इसका कार्य था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि दिल्ली के सुल्तानों ने किस प्रकार से अपना प्रांतीय प्रशासन चलाते थे। तो दिल्ली के सुल्तानों ने अपने प्रांतीय प्रशासन को सही प्रकार से चलाने के लिए क्या किया हुआ था? राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था और प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? सूबेदार। आमतौर पर राजकुमारों तथा निकट संबंधियों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था या रखा जाता था। और सल्तनत काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15 से 20 के बीच में थी। तो सूबेदार का मुख्य कार्य क्या होता था? तो सूबेदार का प्रमुख कार्य होता था प्रांतों में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना, चोर डाकुओं से प्रांतों की रक्षा करना, उनको पकड़ना, सुल्तान के आदेशों को लागू करना और न्याय करना और प्रजाहितकारी कार्य करना सूबेदार का कार्य होता था। और नोट के तौर पे स्टूडेंट्स एक बात और नोट कर ले यहाँ पे कि जो सल्तनत काल है उसमें प्रांतों को क्या इक्ता भी कहा जाता था और इनके मुखिया को क्या कहा जाता था? इक्तेदार। तो प्रांतों को इक्ता और मुखियाओं को इक्तेदार भी कहा जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन या शासन आता है वो था स्थानीय शासन या जिला प्रशासन। तो स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें क्या किया था? आगे जिलों में बांटा जाता था। जिलों को शिक और उनके मुखियाओं को अमील या नजीम कहा जाता था। और सबसे लास्ट में आता है ग्रामीण प्रशासन। तो गांव जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था और गांवों का शासन क्या होता था? पंचायत द्वारा चलाया जाता था। और पंचायत के मुखिया को किस किस नाम से पुकारा जाता था? तो गांव का जो प्रशासन चलाता था या पंचायत का जो मुखिया होता था उसे मुकद्दम, पटवारी या चौकीदार के नाम से बुलाया जाता था। तो स्टूडेंट्स ये थे दिल्ली सल्तनत के चारों एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कौन कैसे अपना अपना कार्य करता था, उनको किन नामों से पुकारा जाता था। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको दिल्ली की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और बता देना व पढ़ा देना चाहती हूँ क्योंकि इस सैनिक प्रबंध का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी प्रशासन हो अगर उसमें बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना की जाए तो वह अधूरा माना जाता है क्योंकि किसी भी राज्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए या उसमें उन्नति पाने के लिए सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब दिल्ली सल्तनत के सैनिक प्रबंध के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सेना को 3 भागों में बांटा हुआ था। पहली थी पैदल सेना, दूसरी थी अश्वारोही सेना यानी घोड़े वाली सेना और तीसरी थी गज सेना यानी हाथियों की सेना। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है पैदल सेना, तो पैदल सेना पैदल चलने वाली सेना को कहा जाता है और इस पैदल सेना को पायक के नाम से भी जाना जाता था। और जो ये पैदल सेना थी ये संख्या में सबसे अधिक होती थी। ये सैनिक क्या होते थे? तलवार, भाले, बाण, गदा, ढाल, अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में जाते थे। दूसरी थी हमारी अश्वारोही सेना। तो घुड़सवार सेना भी 2 प्रकार की होती थी। पहली जिनके पास एक घोड़ा होता था और उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? उन्हें सवार कहा जाता था। और दूसरी थी जिनके पास 2 घोड़े होते थे तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता था? उन्हें 2 अस्प या मुर्तब कहा जाता था। तो घुड़सवार सेना में घोड़े अरब व तुर्किस्तान से मंगाए जाते थे। और तीसरी जैसे कि थी हमारी गज सेना यानी हाथी सेना। तो हाथियों को युद्ध कला सिखाई जाती थी
और गज सेना के अध्यक्ष को क्या कहते थे? सेनाए पिल कहते थे या सेनाए पिल के नाम से जाना जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि दिल्ली की सेना का संगठन किस आधार पर था। तो सुल्तानों ने अपनी सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर कर रखा था। और स्टूडेंट्स, ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बहुत बारी पूछा गया है और पूछ लिया जाता है कि जो सेना का संगठन था, दिल्ली सल्तनत की सेना का संगठन था, वो किस प्रणाली के आधार पर था? तो वह था दशमलव प्रणाली के आधार पर। और 10 घोड़ों की सैनिक टुकड़ी को सरेखैल कहा जाता था। नेक्स्ट आता है दाग तथा हुलिया। तो सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए घोड़ों को दागा जाता था, यानी उन्हें निशान दिया जाता था, और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, जिससे कि युद्ध के समय किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट आता है वेतन। तो आमतौर पर दिल्ली सल्तनत के सैनिकों को वेतन नगद दिया जाता था, और वेतन उपलब्ध ना होने की स्थिति में क्या किया जाता था? उन्हें जागीर प्रदान की जाती थी। और लास्ट है हमारा दुर्ग। तो दिल्ली के सुल्तानों ने अपने साम्राज्यों को मंगोलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्गों का निर्माण करवा रखा था। इन दुर्गों में सशस्त्र सैनिक तथा गुप्तचर रखे जाते थे, जो क्या करते थे? दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को शत्रुओं से सुरक्षित रखते थे। तो स्टूडेंट्स, यह था आज का पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू एंड बाय बाय।